हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैंडर्ड 12th। आप लोग 11th पास करके 12th में आ चुके हो एंड वी आर गोना स्टार्ट योर 12th syllabus of biology in this chapter. This is Vaibhav Anand and I'll be taking your botany and zoology for NEET. So let's begin the 12th syllabus and it starts with the chapter that is reproduction in organisms. इस चैप्टर से हर साल आपको अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो कि हर ऑर्गेनिज्म में जनरल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जो होते हैं वो सारे प्रोसेसेस पढ़ने हैं एंड उनके एग्जांपल्स भी पढ़ने हैं कि किस इंडिविजुअल में कैसा रिप्रोडक्शन होता है और तो कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इस चैप्टर में वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द वेरी डिटेल्स ऑफ एनी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ कैटेगरी, बट इन जनरल वी विल बी डिस्कसिंग द जनरल प्रोसेसेस लाइक गैमेटोजेनेसिस और द एम्ब्रियोलॉजी और द गैमीट ट्रांसफर एंड अदर सच इवेंट्स व्हिच लीड टू रिप्रोडक्शन और द प्री रिप्रोडक्टिव इवेंट्स एज वेल एज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव events. So with regard to the next chapter of your standard 12th, you must understand that this chapter has been very intricately connected to the next 2 chapters, that is reproduction in flowering plants as well as then reproduction in humans. So इस चैप्टर से आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज्यादा लिंकेज है एंड उसके बाद जो कि ह्यूमंस वाला लिंकेज चैप्टर है उससे काफी ज्यादा लिंकेज होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो प्रोसेसेस पढ़ेंगे इन्हीं प्रोसेसेस को डिटेल में दैट इज चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में लेट्स स्टार्ट। So this chapter's name is reproduction in organisms and here organisms में बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमंस तक जितने भी स्पीशीज अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 lakh species are present on earth as per the latest estimates. So this chapter will be dealing with the general processes of reproduction in all those organisms. So first of all we have to understand what does the word reproduction means. What does it mean to reproduce and why do we need to reproduce? Reproduction takes a lot of energy, a lot of time, a lot of resources from the organism. So why there is a need for such a process and what the results reproduction can lead to? So first of all let's have the definition of reproduction. So this is the general definition for reproduction. I know there are lots of definitions for reproduction, but this definition of reproduction will summarize a lot of definitions. So there are lots of definitions like organisms recreating themselves or a copy of themselves or giving birth to a bit different organisms. So this definition will encompass all those things. So अब इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके हम लोगों को पढ़ना है कि आखिर इस डेफिनेशन में क्या क्या कहना चाह रहे हैं और व्हाट डज इट मीन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ परपेचुएशन। सेल्फ परपेचुएशन का मतलब क्या होता है कि इट इज ट्राइंग फॉर इट्स कंटिन्यूटी, दैट इज इट इज ट्राइंग फॉर मेकिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ व्हिच मे बी सिमिलर और मे बी डिसिमिलर, बट इट विल बी जेनेटिकली अ लॉट रिलेटेड, अ लॉट लाइक द प्रीवियस पेरेंट और द इंडिविजुअल. So this is what is meant by self perpetuation or continuity of species.
यहां पर रिप्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा रीजन होता है दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो स्पीशीज ही कंटिन्यू करें नहीं हो पाएंगे। सो सेल्फ परपेचुएशन और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि ग्रोन अप इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स हु आर जेनेटिकली सिमिलर टू देम। यहां पर आप देखो जेनेटिकली सिमिलर है, नॉट सेम। यहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर होने वाले हैं, ना कि सेम, यानी कि उनके 100% जेरोक्स कॉपी नहीं होने वाले हैं। एंड यहां पर क्या है कि ग्रोन अप इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले होंगे दैट इज फॉर श्योर कि वो ग्रोन अप होने चाहिए इन द 99.99% ऑफ द केसेस। कई एक्सेप्शंस होते हैं बायो में जहां पर इंडिविजुअल्स बिना ग्रोन अप हुए भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दोज आर एक्सेप्शन। हम लोग यहां पर रिप्रोडक्शन का जनरल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं और यहां पर रिप्रोडक्शन में जनरली इट इज ओनली द grown up individuals who are going to participate in reproduction, not the newborns or not the new plantlets or not the seeds immediately. So this is what does reproduction means. Now we must ask ourselves why. What is the need for reproduction? So why does an organism induce in reproduction? Why does an organism who has to spend so much of energy, so much of resources of the individual to a process which is not essential for the creation of the or the survival of the individual? So reproduction process जिस organism में होता है, reproduction उस organism के लिए तो जरूरी होता ही नहीं है। यानी कि किसी भी individual का आप example ले लो, उस इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मेंटल फंक्शन, हार्ट फंक्शन, सर्कुलेटरी फंक्शन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं किसी भी इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो भी जिंदा रह सकते हैं इजीली। तो आखिर ये प्रोसेस जो कि इंडिविजुअल के जिंदा रहने के लिए जरूरी ही नहीं है, आखिर इसको किया तो किया क्यों जाए? सो दैट इज व्हाट वी आर गोना सी नेक्स्ट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट नीड फॉर रिप्रोडक्शन। सो नीड फॉर रिप्रोडक्शन में पहला हिंट हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का टाइम लिमिटेड है अर्थ पे, कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे इंडेफिनेटली तो रह नहीं सकता है। यानी कि यहाँ पर हर ऑर्गेनिज्म का एक डेथ होने वाला है, आज नहीं तो कल या कुछ साल बाद या कुछ 100 साल बाद। कुछ ऑर्गेनिज्म 100 से ज्यादा साल भी रहते हैं, कुछ का हो सकता है 1000 साल से भी ज्यादा हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद उस ऑर्गेनिज्म को तो मरना ही है। तो अगर एक स्पीशीज में 100 इंडिविजुअल्स हैं और 100 इंडिविजुअल्स एक सर्टेन टाइम के बाद तो मरेंगे ही, दैट इज फॉर श्योर। तो उन 100 इंडिविजुअल के मरने के बाद वो स्पीशीज तो खत्म हो जाएगा। सो अगर उन 100 इंडिविजुअल के मरने से पहले उनमें से कुछ इंडिविजुअल्स ने रिप्रोडक्शन कर दिया होगा, तो कल हो के जब वो 100 इंडिविजुअल्स when they will die off, they will have their genetically identical or genetically similar copies, that is their offsprings on the planet. So इससे क्या होगा कि स्पीशीज तो खत्म नहीं होगी, भले ही इंडिविजुअल खत्म हो जाए, उसका लाइफ स्पैन लिमिटेड है, लेकिन एक जो रिप्रोडक्शन के थ्रू उसका जेनेटिकली सिमिलर कॉपी अर्थ पे आ चुका है वो तो कुछ साल बाद मरेगा। यानी कि अगर एक स्पीशीज के सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मर भी जाते हैं तो भी उस स्पीशीज के कुछ इंडिविजुअल्स तो यंग स्टेज में होंगे, तो उनका डेथ तो हुआ नहीं होगा, तो उसकी वजह से स्पीशीज कंटिन्यू करते जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम सबों के जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो लोग मर चुके होंगे, बट क्या ह्यूमन स्पीशीज खत्म हो गया? नहीं, बिकॉज आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे या फिर आपके पेरेंट्स होंगे, देन यू पीपल। सो अगर हमारे एक किसी जनरेशन का डेथ हो भी जाता है तो उससे हमारा नेक्स्ट जनरेशन तो धरती पे आज भी है। सो इसी तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज को मेंटेन किया जाता है। दिस इज हाउ द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इज मेंटेन्ड। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर रिप्रोडक्शन इज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज।
सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट था दैट वाज कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। तो ये कह रहा है कि हर इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन फिक्स है, तो अल्टीमेटली हर इंडिविजुअल को आज नहीं तो कल मरना ही है, एवरी इंडिविजुअल हैज टू डाई। उसके बाद इफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज रिप्रोड्यूस, अगर किसी भी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर लिए हैं तो उसके बाद क्या होगा, देयर ऑफस्प्रिंग्स विल कंटिन्यू देयर स्पीशीज। तो जब ये इंडिविजुअल्स मर जाएंगे तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है वो उनके स्पीशीज को कंटिन्यू करेंगे अर्थ पे, यानी कि स्पीशीज उनका खत्म नहीं हो जाए, भले ही कुछ जनरेशन या कुछ इंडिविजुअल्स मर ही क्यों ना जाएं। सो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ विल कम टू द सेकंड रीजन and that is called variation. सो रिप्रोडक्शन का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है दैट इज वेरिएशन और लॉट ऑफ वेरिएशंस एग्जैक्टली। सो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे क्या वो सबके 100% एक दूसरे के फोटोकॉपी होंगे, यानी कि जेरोक्स टाइप, यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे? तो वो कभी नहीं होंगे। बायो में कोई भी प्रोसेस, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो या डीएनए का रेप्लिकेशन हो, कोई भी प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होता है। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन से x नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं तो उन सभी इंडिविजुअल्स में थोड़ा ना थोड़ा सा वेरिएशंस तो होगा ही। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने क्लास के बच्चों को ही देख लो, सब लोगों का हाइट डिफरेंट होगा, कोई टॉल होंगे, कोई एवरेज होंगे, कोई बिलो एवरेज होंगे, कोई अगर स्किन कलर अपना देख लो तो आप लोगों में कुछ लोग फेयर होंगे, कुछ लोग सांवले होंगे, कुछ लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटेलिजेंस की बात करें तो कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ डल होंगे। यानी कि हर स्पीशीज में हर तरह के इंडिविजुअल्स आते हैं तो वो रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन से डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, कैरेक्टर्स का मतलब फीचर होता है और ट्रेट्स उन्हीं के फॉर्म्स को कहते हैं। सो डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं, तो इसी वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स विल बी सूटेड टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस।
तो अगर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रह पाएंगे। कुछ लोग ज्यादा गर्म क्लाइमेट में रह पाएंगे, कुछ लोग मॉडरेट क्लाइमेट में, कुछ लोग ज्यादा ठंडे क्लाइमेट में रह पाएंगे। तो सोचो कि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाए तो जो लोग ठंडे क्लाइमेट में रह सकते हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो गर्म क्लाइमेट में रह सकते हैं वो तो सरवाइव कर जाएंगे। उसी तरीके से अगर सपोज आइस एज आ जाता है तो आइस एज में जो लोग बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं वो बच जाएंगे, जो लोग वार्म टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर पे सरवाइव करेंगे वो वाइप आउट हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन थे उसकी वजह से हर स्पीशीज के कुछ इंडिविजुअल बच जाएंगे और बाकी इंडिविजुअल्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो कुछ इंडिविजुअल्स बच रहे हैं यही इंडिविजुअल्स तो स्पीशीज को आगे बढ़ाएंगे। मान लो अगर किसी स्पीशीज के 1000 इंडिविजुअल्स हैं और क्लाइमेट चेंज होता है उसमें से 800 लोग मर जाते हैं तो सिर्फ 200 बचते हैं। तो आखिर ये जो 200 लोग बचेंगे यही तो स्पीशीज को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि हमारा जो स्पीशीज है वो तो खत्म नहीं हुआ ना, भले ही 800 लोग मर गए लेकिन 200 लोग जो बचे हैं वो इस स्पीशीज को कंटिन्यू करेंगे। तो यही मेन पर्पस होता है आफ्टर दिस कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज की रिप्रोडक्शन क्यों हो रहा है। तो ये अलग अलग वेरिएशन देगा रिप्रोडक्शन और उससे अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स होंगे, अलग अलग तरह के क्लाइमेट में रहने वाले होंगे और अलग अलग तरह के क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएंगे। तो अगर इंडिविजुअली अगर हम देखा जाए तो वो तो एक सर्टेन क्लाइमेट के लिए सूटेड है, लेकिन एनवायरनमेंट कभी कांस्टेंट थोड़ी रहता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, ग्लोबल कूलिंग हो सकता है, किसी भी तरह का रेडिएशन अर्थ पे बढ़ सकता है या किसी भी तरह का वायरस जैसे कि अभी बढ़ रहा है। तो आप कोरोना के केस में ही देख लो, क्या सारे इंडिविजुअल्स जिनको कोरोना हुआ है वो मरते हैं? तो नहीं मरते, बहुत कम ही इंडिविजुअल्स हैं जो कि कोरोना से मरते हैं। तो जो लोग कोरोना से ठीक हो जाएंगे या जो लोग कोरोना से बच जाएंगे ये तो इंसानों की स्पीशीज को आगे बढ़ाएंगे। तो कोरोना भी तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, वायरस भी एक एनवायरमेंटल कंपोनेंट है। तो उसी तरह अगर वेरिएशंस ना होता इंसानों में, यानी कि सारे इंसान एक जैसे होते, हम सभी का इम्यून सिस्टम अगर वीक होता तो कोरोना वायरस तो पूरे अर्थ के ह्यूमंस को खत्म कर देता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम सबों में वेरिएशन है। मेरा, आपका, आप लोगों में, आपस में जितने भी लोग हैं, आप सबों का जो इम्यून सिस्टम है उनमें वेरिएशन है। तो उस वजह से कोरोना कुछ लोगों का जान ले लेगा और कुछ लोग बच जाएंगे उससे। तो जो लोग बच जाएंगे वो स्पीशीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए ये दो मेन पर्पस है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज और वेरिएशन। दिस इज व्हाई this reproduction takes place. इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। रिप्रोडक्शन के मेनली दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, और भी टाइप्स पॉसिबल हैं लेकिन हमें मेनली दो ही टाइप्स पढ़ने हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उनमें हमें इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ना है, इन दोनों के टाइप्स भी पढ़ने हैं और इन दोनों का जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सो वी विल स्टार्ट द डिफरेंस। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं। पहले है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल दैट इज सेक्सुअल का ऑपोजिट हो गया। तो यहां पर मेन फीचर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है एसेक्सुअल का, वो ये होता है कि यहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा और वहां पर एटलीस्ट दो पेरेंट और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वहां पर एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज ओनली वन पेरेंट विल बी इन्वॉल्व एंड देयर टू पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज ओनली सिंगल पेरेंट विल बी इन्वॉल्व।
और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉर्मली 2 पेरेंट्स तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि यहां पर 2 पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहां पर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है और वहां पर 2 पेरेंट। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। हम लोग लेटर उन एक्सेप्शंस को देखेंगे कि कहां कहां एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद हम लोग दूसरी डिफरेंस पे देखते हैं। तो दूसरे डिफरेंस में क्या होता है कि यहां पर एक तरह का सेल डिवीजन होता है, दैट इज हम लोग बोलते हैं उसको मियोसिस। तो मियोसिस यहां पर नहीं होता है, मियोसिस सिर्फ वहां पर होता है। उसके बाद जो उसके एक और डिफरेंस है, दैट इज यहां पर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमीट फॉर्मेशन यानी कि जिन्हें हम 11th में आपने पढ़ा होगा सेक्स सेल्स कहते हैं, जिन्हें जैसे ह्यूमंस में स्पर्म या ओवम होता है, प्लांट में पॉलन ग्रेन या एग न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह की चीजें जो बनती हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनका फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। तो यहां पर मियोसिस भी होंगे और गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होगा। यहां पर वो दोनों भी नहीं होंगे। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है। तो मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन कहते हैं और माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। तो यहां पर ये डिफरेंस होगा कि यहां पर 2 उस पर्पस से पहले ही मियोसिस कर दिया जाता है जिससे क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए। तो 2 पेरेंट्स का क्रोमोसोम्स जब यहां पर कंबाइन करेगा तो इक्वल नंबर एस्टैब्लिश हो जाएगा। यहां पर मियोसिस होता ही नहीं है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहां पर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जनरली नहीं बनते हैं। ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है टेस्टिस एंड ओवरी इन फीमेल्स, टेस्टिस इन मेल्स। प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, अदर एनिमल्स में अदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लेकिन यहां पर वैसे कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होंगे जिनका की डायरेक्ट रोल होगा रिप्रोडक्शन में। लेकिन वहां पर स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पर्पस से रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स का प्रोसेस होता है। सो जनरली यहां पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है,
अब यहाँ पर बात हो रही है वेरिएशंस की कि जितने भी बच्चे होंगे उन बच्चों में कितना वेरिएशन होगा, थोड़ा सा होगा या बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। तो यहाँ पर ये लिखना है कि यहाँ पर तो सिर्फ माइटोसिस हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए भी। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे वो क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं तो उससे वेरिएशंस बहुत बहुत कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। लेकिन मियोसिस हो रहा है यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन के लिए, यानी कि स्पर्म या ओवम बनाने के लिए मियोसिस होगा। और आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज 1 वाले स्टेज में। तो यहाँ पर न्यू जेनेटिक वेरिएशंस होंगे क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बच्चे क्रिएट होंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी बच्चे होंगे उनमें आपस में बहुत सारा वेरिएशंस होता है। आप लोग खुद ही को अपने भाई बहनों को देख लो कितना ज्यादा वेरिएशन होता है आपस में, बिकॉज ह्यूमंस आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल reproduction. But in this case, the variations among the offspring will be very little or almost negligible. Therefore, offsprings are also called clones. Clones are exact copies. So here the number of variations or the amount of variation between the offspring is so low that you can almost term them as clones, and the parent and the offspring would also be clones. And also if more than one offspring is being created, then all those offsprings will be clones of each other. तो यहाँ पर माँ बाप और बच्चे भी क्लोन्स हैं और आपस में सारे बच्चे भी क्लोन्स हैं। लेकिन यहाँ पर क्लोन वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। सो क्लोन्स यहाँ पर बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग को। Therefore, offsprings could be termed as clones. तो यहां पर ये क्लोन्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम जनरली इवोल्यूशन की डेफिनेशन दें तो इवोल्यूशन इज फॉर्मेशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम ओल्डर स्पीशीज और प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। तो यहां पर अगर वेरिएशंस बहुत कम है, यहां पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, तो नई स्पीशीज आने के लिए वेरिएशंस चाहिए। अगर वेरिएशंस नहीं हो तो नया स्पीशीज बनेगा कैसे? तो यहां पर जो न्यू वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं उससे न्यू स्पीशीज क्रिएट हो सकते हैं और धीरे धीरे चल के वो एक टोटली डिफरेंट स्पीशीज फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका रोल इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा होता है। इट हैज ऑलमोस्ट नो रोल इन इवोल्यूशन। So these are the basic differences of sexual and asexual reproduction. So इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा differences हैं which we will study later in this chapter. जब हम लोग reproductive events की बात करेंगे, gamete transfer, gamete formation, fertilization, embryogenesis, birth, ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो इन दोनों के बीच में और भी differences देखेंगे। Now अब हमें देखने हैं पहले sexual asexual reproduction, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे sexual reproduction.
तो अब हम लोग पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स पढ़ लेंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फीचर्स तो हमने देख लिए कि उनमें एक पेरेंट होगा, माइटोसिस होगा, कोई स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव यूनिट नहीं बनेगा, वेरिएशंस नहीं होंगे, इवोल्यूशन में रोल नहीं होगा बहुत ज़्यादा। सो अब हमने देखना है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कितने तरीके से हो सकता है, कितने टाइप्स का होता है। सो उनके टाइप्स हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला टाइप जो है ये है बाइनरी फिजन और जनरली फिजन। फिजन में भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, जैसे कि बाइनरी फिजन, एंड ऑल्सो वी हैव मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के बाद हम लोगों को पढ़ना है बडिंग, बडिंग के बाद हम लोग देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बाद रीजेनरेशन, स्पोरुलेशन, and then at last we will study about vegetative propagation. सो ये हमारे बेसिक टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये 6 तरह के बेसिक एसेक्सुअल टाइप्स होते हैं। अब इनमें भी बहुत अलग अलग टाइप्स पढ़ने हैं। जैसे बडिंग में 3 टाइप्स हमें पढ़ने हैं, एक्सोजीनस, एंडोजीनस एंड ऑल्सो स्ट्रोबाइलेशन। फ्रैगमेंटेशन में भी टाइप्स पढ़ने हैं, रीजेनरेशन में भी एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलैक्सिस, स्पोरुलेशन में भी हमें 4 तरह के स्पोर्स पढ़ने हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हमें 10-12 तरह के वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ने हैं। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन, यानी कि ये टोटल टाइप्स नहीं है, इनमें भी बहुत सारे टाइप्स के रिप्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजन से, दैट इज बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिजन का डेफिनेशन देख लेते हैं हमने। तो फिजन का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि यहाँ एक पेरेंट एक या 2 से या उससे भी ज्यादा इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर जो पेरेंट होगा वो हो सकता है 2 इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो, या हो सकता है 2 से ज्यादा, 20, 50, 100, 1000 भी हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। अब फिजन में 2 टाइप्स हमने जस्ट देखा था, एक था बाइनरी फिजन और दूसरा था मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है। सो बाइनरी वर्ड आप लोगों को पता होगा, बाई का मतलब होता है 2, बाई या डाई हम लोग 2 के लिए यूज करते हैं। सो बाइनरी फिजन मींस दैट द पेरेंट विल डिवाइड इनटू 2 individuals, not more than 2, because we are only talking about bi, that is the number of divisions of the parent, or the number of offspring should be only 2. So here division of parent into 2 daughter or daughter cells or offsprings we can say, or we could also use the word offsprings. So
डॉटर सेल्स जनरली जब हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो वहां यूज करेंगे, और ऑफस्प्रिंग्स हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। सो बाइनरी फिजन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है बाइनरी फिजन का, दैट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। यानी कि जो सबसे पहला टाइप हम लोग बाइनरी फिजन में पढ़ेंगे, दैट इज सिंपल बाइनरी फिजन। तो सिंपल बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है वो किसी भी लाइन के अलोंग डिवाइड कर जाता है। इसीलिए सिंपल बाइनरी फिजन को हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक कोई स्पेसिफिक प्लेन ऑफ डिवीजन होता ही नहीं है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज अमीबा। यानी कि अमीबा का तो कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं होता है, तो इसी वजह से अमीबा में किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन के अंतर्गत वहां पर डिवीजन हो सकता है। नाउ दूसरा टाइप का बाइनरी फिजन है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। अब हम लोग बाइनरी फिजन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज BF। ओके, सो BF का मतलब यहां पे है बाइनरी फिजन, दैट इज वाई। इसके बाद हम लोग जो भी इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सब जगह बाइनरी फिजन को शॉर्ट में BF लिखेंगे। सो लॉन्गिट्यूडिनल BF, यहां पर क्या होता है, सो यहां पर फ्लैजेला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजेला के रिस्पेक्ट में ही यहां पर बॉडी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब क्या होता है, लेंथ वाइज, यानी कि अगर वो सिलेंडर है तो बीच के अलोंग होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, दैट इज लेंथ वाइज। अब इसका एग्जाम्पल हमें बहुत कॉमनली पढ़ना है, जिसका 11th में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड यूग्लेना। तो यूग्लेना में आपने फ्लैजेला देखा होगा, तो यहां पर यूग्लेना में जो फ्लैजेला होता है उसी के अलोंग डिवीजन होगा, और यहां पर एनी प्लेन ऑफ डिवीजन था, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ डिवीजन होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, यहां पर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन वाइज, यानी कि अगर ये लेंथ वाइज है तो यहां से अगर इसे काटते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसवर्स डिवीजन और ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ डिवीजन। सो इसके एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया, देन वी हैव पैरामीशियम, also we have studied in 11th diatoms and planaria.
सो इसके ये चार बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि इन चारों के चारों हमारे सिलेबस में हैं। 11th में आपने डाई एटम्स के बारे में पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, एंड प्लानेरिया के बारे में पढ़ा होगा आपने चैप्टर 4 में, एंड पैरामीशियम भी चैप्टर 2 में पढ़ना था, बैक्टीरिया दैट इज दोज आर द मेंबर्स ऑफ मोनेरा। सो ये होता है चार एग्जांपल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का। नाउ वी हैव ऑब्लिक बाइनरी फिजन। तो यहां पर लेंथ वाइज था, यहां पर ब्रेड्थ वाइज या ट्रांसवर्स, और यहां पे ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या हुआ कि तिरछा हो रहा है। यहां पर जो बॉडी का एक्सेस होगा उसके तिरछे प्लेन में डिवीजन होगा, दैट इज स्लैंट लाइन में डिवीजन होगा। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। यहां पर बाइनरी का मतलब 2 है, तो इन चारों टाइप में जो एक पेरेंट होगा उससे 2 ही इंडिविजुअल्स क्रिएट होंगे। अब यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बाइनरी फिजन जिनमें होता है वो पेरेंट्स जनरली इमॉर्टल होते हैं, यानी कि उनका जनरली डेथ नहीं होता है। और डेथ क्यों नहीं होता है वो हमें देखना है अब। सो बाइनरी फिजन में बेसिकली क्या हो रहा है कि एक पेरेंट है और इसी पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो रहे हैं। यानी कि पेरेंट तो खत्म हो गया, यहां पर पेरेंट का कोई रिमेनिंग पार्ट तो है ही नहीं। तो अगर पेरेंट का कोई रिमेनिंग पार्ट ही नहीं है तो हम लोग किस चीज को बोलेंगे कि वो डेड हो गया है? यानी कि जब तक डेड बॉडी ना हो तो डेड हम लोग मानेंगे कैसे? तो यहां पर पेरेंट ही डिवाइड करके डॉटर सेल्स बन गया है। तो जब पेरेंट रहा ही नहीं तो पेरेंट मरेगा कैसे? यानी कि जैसे ही पेरेंट मैच्योर होगा, पेरेंट सेल डिवीजन के थ्रू 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाइनरी फिजन में जाते हैं, उन लोगों में नेचुरल डेथ होता ही नहीं है, बिकॉज जैसे ही वो मैच्योर करेंगे वो डिवाइड करके 2 सेल बन जाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों में नेचुरल डेथ नहीं होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर BF का मतलब क्या है? बाइनरी फिजन। हमने जस्ट देखा था शॉर्ट फॉर्म इसका। सो देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स अंडरगोइंग बाइनरी फिजन, यानी कि वैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो कि बाइनरी फिजन करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड होते हैं वो मल्टीपल फिजन भी करते हैं। तो जो लोग मल्टीपल फिजन करते हैं उनमें डेथ होता है, लेकिन जो लोग बाइनरी फिजन करते हैं उनमें नेचुरल डेथ नहीं होता है। सो दिस इज व्हाई
तो यहाँ पर सिंस तो पेरेंट रहेगा ही नहीं तो पेरेंट मरेगा कैसे? Therefore, those organisms which undergo binary fission and they are single celled, they will never get death naturally. They could die of unnatural causes, maybe physical temperature, lack of moisture, lack of food or other such things, but those are normal exceptional cases. But in general conditions, in favorable conditions, these single celled organisms undergoing binary fission won't die naturally, because they won't be there to die naturally, because they would be converted or they would be reformed into their daughter cells, and there is no remaining part of the parent. So if there is no remaining part of the parent, how can that die? For something to die, it has to remain, or some part of it has to remain. So here, when nothing is remaining, how can we say that it is dying or it has died? So therefore, those organisms undergoing natural binary fission won't die naturally.